अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड मशीन। फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। फोर्स की वजह से कोई बॉडी स्टार्ट होती है या स्टॉप होती है या अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। इनर्शिया। सर इसाक न्यूटन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। इसाक न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, वो पहले साइंटिस्ट थे टू डिस्क्राइब हाउ थिंग वुड मूव इफ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। चीजें कैसे चलती हैं जब उन्हें कोई धक्का या कोई पुश या पुल ना लगाया जाए, तो वो किस तरह मूव करती हैं। हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट, उनका पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इफ समथिंग हैज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अगर किसी चीज पे कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही है, इट विल स्टे स्टिल, वो रुकी रहेगी। इफ मूविंग, अगर वो चल रही है, इट विल कीप मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, तो वो चलती रहेगी जब तक कि उसे रोका ना जाए। जो रुकी हुई है वो चलेगी नहीं, जो चल रही है वो रुकेगी नहीं जब तक आप उस पर कोई फोर्स ना लगाएं। मोस्ट थिंग हैव सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, बहुत सी चीजों पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग फील द पुल ऑफ ग्रेविटी, हर चीज को जमीन अपनी तरफ खींच रही होती है, पुल कहते हैं खिंचाव को। एंड मूविंग थिंग हैज फ्रिक्शन ट्राइंग टू स्लो देम डाउन, और जो चीजें चल रही होती है उनको रगड़ जो होती है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो इंसान हो, उनकी स्पीड को कम कर रहा होता है। हमें जमीन पर चलने में पांव दुख रहे होते हैं क्योंकि जमीन की जो रगड़ होती है वो हमारे पैरों में लगती है। समटाइम्स द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैंसिल ईच अदर आउट, बहुत सी बॉडीज ऐसी होती हैं जिसपे फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। जैसे ऊपर से खींचने वाली फोर्स को नीचे से खींचने वाली फोर्स कैंसिल कर रही होती है। ये पेन है, मैं इधर से खींच रही हूँ और इधर से खींच रही हूँ, कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा क्योंकि जो फोर्स मैं यहाँ से लगा रही हूँ उसको वहां वाली फोर्स कैंसिल कर रही है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। देन इट बिहेव एज इफ इट हैज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, तो ये इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे इस पर कोई फोर्स लगी नहीं रही हो। इट ऑबे न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड न्यूटन फर्स्ट लॉ इज टू थिंक ऑफ अ स्पेस शिप ट्रेवलिंग इन आउटर स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी। सबसे बेहतरीन तरीका न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझने का है जब स्पेस शिप स्पेस में चल रही होती है जहां कोई ग्रेविटी नहीं होती। द स्पेस शिप हैज नो इंजन टू पुश इट, स्पेस शिप में कोई इंजन नहीं होता उसको पुश करने के लिए। बट देयर इज नो फ्रिक्शन और अदर फोर्स टू स्लो इट डाउन, ना वहां कोई फ्रिक्शन होती है ना कोई दूसरी फोर्स होती है जो इस स्पेस शिप को रोक सके। इट जस्ट ट्रेवल ऑन एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में चलती जाती है। This tendency to keep going in the same direction and at the same speed is called inertia. ये टेंडेंसी जो उसको सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड में चला रही होती है इसको हम इनर्शिया कहते हैं, किसी भी बॉडी का इनर्शिया जो उसके मास पे डिपेंड करता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इज द नेम गिवन टू द फोर्स दैट मेक ऑल थिंग फॉल टू द ग्राउंड। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो हर चीज को जमीन पे खींच रही होती है। Hang an object from the end of a spring balance and you can measure the downward pull of the earth. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर टांग दें तो आप जमीन पे नीचे की जानिब जो है खिंचाव महसूस करेंगे। दिस पुल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पुल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड मोस्ट थिंग फर्मली ऑन द ग्राउंड। जमीन पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो तमाम चीजों को जमीन पे खींचे रखती है। मास, व्हेन वी वांट टू नो हाउ मच मटेरियल एन ऑब्जेक्ट कंटेन वी मेजर इट मास। जब हम ये जानना चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मटेरियल है तो हम उसका मास मेजर करते हैं। मास इज द मेजर इन ग्राम, मास हमेशा ग्राम में मेजर होता है, किलोग्राम में। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम नो मैटर वेयर ऑब्जेक्ट इज, हर जगह पे बॉडी का मास सेम रहता है कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, स्पेस में हो या जमीन में हो। वेट इज अनदर नेम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसका एक और नाम वेट है। वेट इज अ फोर्स, इट इज मेजर इन न्यूटन। वेट एक फोर्स है, इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं क्योंकि न्यूटन फोर्स का यूनिट है। वी कैन यूज, जैसे कि चीनी तोलते हैं किलो में, दूध तोलते हैं लीटर में, कपड़ा तोड़ते हैं मीटर में, तो ये इनके यूनिट है। इस तरह फोर्स को तोलते हैं न्यूटन में। वी कैन यूज अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस होता है इसमें हम बॉडी को लटकाते हैं ऊपर से और वजन लेते हैं, उसे स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ ईच किलोग्राम ऑफ मैटर वेट 10 न्यूटन, हर किलोग्राम में 10 न्यूटन होता है क्योंकि हम ग्राम को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मास होता है उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक
जी जो ग्रेविटी होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड होती है, सेकेंड स्क्वायर होती है, तो हर ग्राम जो होता है वो 10 गुना हो जाता है वेट बन के। ऑन द मून द सेम मास हैज अ डिफरेंट वेट। मून पे जो होता है उसी मास का डिफरेंट वेट होगा क्योंकि वहाँ ग्रेविटी अलग होती है। इट्स ओनली वेट 1/6 ऑफ इट वेट ऑन अर्थ। 1/6 हो जाएगा, उसके 6 हिस्से करते हैं, बट द मास इज स्टिल 1 kg। मास उतना ही होगा क्योंकि बॉडी के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती, बल्कि क्या ग्रेविटी चेंज हो जाती है। पीपल ऑफ्टन यूज द वर्ड वेट व्हेन दे रियली मीन मास। हमेशा लोग जो है मास के लिए भी वेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इफ यू वेट योर सेल्फ ऑन द वेटिंग स्केल and the needle weight 50 kg, you want not weight 50 kg, you have a mass of 50 kg। अगर आपका वजन 50 kg आ रहा है तो वो आपका वेट नहीं है, वो आपका मास है। एंड अ वेट ऑफ 500 न्यूटन। वेट तब होगा जब आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 50 kg वाले का जो वेट होगा वो 500 न्यूटन कहलाएगा। हम जो मेजर करते हैं, जिस बैलेंस के ऊपर चढ़ के बैलेंस करते हैं, उसको हम नॉर्मल बैलेंस कहते हैं। जिसमें लटका के चीज़ों को मेजर किया जाता है उसे हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से वेट निकालते हैं और नॉर्मल बैलेंस से मास निकालते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी की हरकत पे फोर्स के असरात। अ फोर्स कैन गिव एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट कॉजिंग द ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को वो एनर्जी देता है कि वो स्टार्ट हो सके, स्टॉप हो सके और अपने मोशन को या डायरेक्शन को चेंज कर सके। फोर्स अकर इन पेयर, कैन आइदर बी बैलेंस और अनबैलेंस। फोर्स जो है वो पेयर में होती है, कभी बैलेंस होती है कभी अनबैलेंस होती है। बैलेंस हो जाती है तो वो कैंसिल कर देती है, अनबैलेंस होती है वो यकीनन फिर किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि एक तरफ से ज्यादा और एक तरफ से कम होगी। जैसे मैं कह रही हूँ बैलेंस फोर्स है तो ये रुका हुआ है, अगर उधर की फोर्स ज्यादा होगी तो ये उधर चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस, जब भी बॉडी मूव करती है। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज चेंज इन मोशन। जैसे मैंने आपको बताया बैलेंस फोर्स होगी तो चेंज नहीं होगा। दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स बिल्कुल इक्वल होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, एक आगे खींच रही होती है एक पीछे। अगर एक लेफ्ट है तो दूसरी क्या होगी, राइट वर्ड होगी। इन एन आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन टू पीपल। अगर हम रेसलिंग कॉम्पिटिशन देखें दो लोगों के दरमियान, हु आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है, देयर विल बी प्रॉब्ली बी अ टाइम व्हेन बोथ विल बी पुशिंग इक्वली हार्ड। दोनों जो है वो एक जैसा जोर लगा रहे होंगे अपने बाजुओं पे, एंड देयर आर्म विल स्टे इन द सेम प्लेस, और दोनों के बाजू बिल्कुल सेम प्लेस में रहेंगे, दोनों दूसरे धक्का दे रहे होंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बोथ पीपल आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक उसको पीछे धक्का दे रहा होगा, दूसरा उसको पीछे दे रहा होगा, तो दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। द टू फोर्सेस कैंसिल ईच अदर आउट एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। दोनों कैंसिल कर देते हैं, रिजल्ट जीरो। देयर इज नो चेंज इन द मोशन। दोनों धक्का देते रहते हैं एक ही जगह पे खड़े खड़े। अनदर एग्जाम्पल इज दैट अ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर कॉम्पिटिशन क्या होता है, रस्सी खींचने का। इन दिस केस द फोर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये इसको इस तरफ खींच रहे हो, ये इस तरफ खींच रहे हैं, सेम फोर्स लगाएंगे मगर डायरेक्शन क्या है अलग। इफ टू टीम हैव इक्वल स्ट्रेंथ और फोर्स द रूप विल स्टे इन द सेम प्लेस। अगर दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है तो रूप नहीं खींचेगी। अगेन द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, देयर इज नो चेंज। अनबैलेंस फोर्स ऑलवेज कॉज अ चेंज इन मोशन। जब फोर्स अनबैलेंस होती है तो वो हमेशा हरकत पैदा करती है। दे आर नॉट इक्वल बट अपोजिट। वो इक्वल नहीं होती लेकिन अपोजिट होती हैं। When two unbalanced force are exerted in opposite direction, जब दो unbalanced force opposite direction में लगाई जाए, their combined force is equal to the difference between two forces exerted। जब दो forces different direction में तो हम उनको difference करेंगे, माइनस करके निकालेंगे। जो ज्यादा होगी, जिस तरफ ज्यादा लगाई जा रही होगी बॉडी उस तरफ जाएगी। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, मैं बताया जो फोर्स ज्यादा होगी बॉडी उसकी डायरेक्शन में जाएगी। अनबैलेंस फोर्स कैन ऑल्सो बी एक्सर्टेड इन द सेम डायरेक्शन। अनबैलेंस फोर्स सेम डायरेक्शन में भी लगाएगी। इफ टू पीपल पुश अ कार, दोनों पीपल देखें कार को धक्का लगा रहे हैं, दोनों की अलग अलग फोर्स है। द रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑन द कार विल बी सम ऑफ द फोर्सेस। अब इनकी फोर्स और इनकी फोर्स दोनों की प्लस हो जाएगी क्योंकि दोनों एक ही साथ लगा रहे हैं। लेकिन अगर एक यहाँ से लगा रहा होता और एक यहाँ से लगा रहा होता तो जो ज्यादा जोर से लगाता उसकी तरफ से गाड़ी मूव करती। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द कार विल बी द सम ऑफ बोथ पर्संस एंड विल बी इन द डायरेक्शन इन विच दे अप्लाई द फोर्स। और जिस तरफ भी धक्का लगा रहे हैं उसी तरफ जाएगी और दोनों को कंबाइन हो जाएगी, दोनों की प्लस हो जाएगी। फोर्स इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय एडिशन। सेम डायरेक्शन की हम प्लस करके कंबाइन करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन की माइनस करके। टू इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर व्हेन वर्किंग विद बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस आर। दो अहम बातें जो आपको बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में याद रखनी है वो ये है कि फोर्स इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय एडिशन। जो सेम डायरेक्शन की फोर्स होती है वो प्लस करके कंबाइन होती है। फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन कंबाइंड बाय सब्ट्रैक्शन, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है वो माइनस करके कंबाइन होती है। फ्रिक्शन, देयर इज नो सच थिंग एज अ कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस। या कोई ऐसी चीज नहीं है जो कम्प्लीटली स्मूथ हो। सम हाईली पॉलिश सरफेस क्लेम टू बी परफेक्टली स्मूथ। जिनको काफी ज्यादा पॉलिश किया जाता है उनको हम स्मूथ मान भी लेते हैं। बट इफ यू लुक एट दिस सरफेस
विद अ माइक्रोस्कोप, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें, यू विल सी दैट दे हैव रब एज, इसके अंदर खुरदरे कोने होते हैं. व्हेन दीज रब एज रब अगेंस्ट ईच अदर, जब हम इन एज को एक दूसरे पे रगड़ते हैं, दे प्रोड्यूस अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन, इनके अंदर एक फोर्स पैदा होती है, इससे फ्रिक्शन कहते हैं. सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज दैट फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर. फ्रिक्शन वो फोर्स है, वो तब पैदा होती है जब दो सरफेस एक दूसरे के खिलाफ रगड़े जाते हैं. फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टॉप द सरफेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर एन अदर, फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग को रोकती है, जब चीजें फिसल रही होती है उनको फिसलने से रोकती है. फॉर स्मूथ सरफेस लाइक आइस एंड ग्लास द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस, आइस पे, बर्फ पे और शीशे पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है. फॉर रफ सरफेस लाइक वुड, रबर एंड सैंड पेपर इट इज मच ग्रेटर, रबर पे, वुड पे, लकड़ी पे और सैंड पेपर पे बहुत ज्यादा फोर्स होती है. एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन, एग्जाम्पल इसकी क्लैपिंग हो रही है, जैसे ये चल रहा है बंदा, जब ये जमीन पर रगड़ खाता है तभी ये रुकता है, वरना तो ये सुम करके स्लिप हो जाएगा. देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन योर हैंड व्हेन यू रब देम टुगेदर, जब आप अपने हाथों को ऐसे से रगड़ते हैं तो आपको फ्रिक्शन महसूस होगा, थोड़ी देर में अपने हाथ गर्म भी महसूस होने लगेंगे. देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज एंड द ग्राउंड व्हेन यू वॉक, जब आप चलते हैं तो आपके पाँव में और जमीन में भी फ्रिक्शन होती है जो आपके पैर को जमीन पर जमाए रखती है, वरना तो आप स्लिप हो जाएंगे. एंड जब पानी पड़ा हो या ऑयल पड़ा हो तो फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो क्या होता है, बंदा फौरन स्लिप हो जाता है. एंड बिटवीन द टायर ऑफ योर बाईसाइकिल एंड द ग्राउंड व्हेन यू पुश द पेडल, टायर और बाईसाइकिल में भी होता है जब आप पेडल पुश करते हैं. फ्रिक्शन इज नीडेड टू गिव योर शूज एंड द टायर ऑफ योर बाईसाइकिल अ ग्रिप ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन जो है आपके शूज और टायर्स को और बाईसाइकिल के जो ग्रिप करता है ग्राउंड पे, ताकि आप आराम से चल सकें. व्हेन यू राइट विद अ पेंसिल, जब आप पेंसिल से लिखते हैं, फ्रिक्शन कॉज मिलियन ऑफ कार्बन एटम टू रब ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द पेंसिल, फ्रिक्शन की वजह से आपकी पेंसिल पे जो ग्रेफाइट कार्बन के एटम लगे हुए होते हैं वो आपकी कॉपी पे छूटने लगते हैं और वो लिखा हुआ नजर आने लगता है. दैट लीव अ ब्लैक मार्क ऑन द पेपर, वो ब्लैक मार्क पेपर पे आने लगता है. और पेंसिल की निब छोटी आती रहती है इसलिए क्योंकि उसके आइटम जो होते हैं वो आपकी कॉपी पे आने लगते हैं. फ्रिक्शन हेल्प इन ऑल काइंड ऑफ मोशन सच एज वॉकिंग, राइटिंग, क्लाइंबिंग, सो ऑन. फ्रिक्शन जो है वो हर तरह के कामों में मदद देती है, चलने में, फिरने में. इट हेल्प व्हीकल टू मूव ऑन द रोड, गाड़ियों को चलने में रोड पे, बाय अलाउइंग देयर टायर टू ग्रिप द सरफेस, ताकि उनके टायर जो है वो सरफेस को ग्रिप कर सके, पकड़ सके. What cause friction? फ्रिक्शन कैसे होती है? फ्रिक्शन इज पार्टली ड्यू टू द tiny bump on the surface that are in contact with each other. छोटे छोटे बम मतलब खुरदरापन या उभार होते हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है जो दूसरे सरफेस से कांटेक्ट में आता है. पार्टली ड्यू टू द एटम टू मटेरियल विच टेंड टू स्टिक टू ईच अदर, ज्यादातर एटम्स की वजह पे तो दोनों मटेरियल में अलग अलग होते हैं और एक दूसरे को चिपकने की कोशिश कर रहे होते हैं. व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन? अब हम फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. मटेरियल डेट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड, वो मटेरियल जो बहते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्लूइड. लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड, लिक्विड और गैसेज जो है वो फ्लूइड्स हैं. फ्लूइड कैन ऑल्सो कॉज फ्रिक्शन, फ्लूइड की वजह से भी फ्रिक्शन होती है. व्हेन अ कार इज ट्रेवलिंग फास्ट ऑन अ मोटरवे, जब एक गाड़ी बहुत तेज चल रही होती है मोटरवे पे, एयर रेसिस्टेंस इज द लार्जेस्ट फ्रिक्शनल फोर्स पुशिंग अगेन इट, जो हवा की जो फोर्स होती है वो गाड़ी को जो है चलने से रोक रही होती है, सबसे बड़ी फोर्स होती है जो अगेंस्ट डायरेक्शन में फोर्स कर रही होती है. रोइंग अ बोट नीड अ लॉट ऑफ फोर्स टू पुश इट फॉरवर्ड अगेंस्ट द वाटर रेजिस्टेंस, जब पानी रेसिस्ट कर रहा होता है, पीछे धकेल रहा होता है, तो जो बोट चला रहे होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि उसमें भी फ्रिक्शन पैदा हो रही है. पानी आगे से आ रहा होता है, आपको आगे की तरफ बढ़ना होता है, पानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता है तो आपको ज्यादा लगाना पड़ता है. अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो आप नहीं भी चलाएं अपना वो जो इनके हाथ में है पैडल टाइप का, अगर आप ये भी नहीं भी चलाएं तो भी आपकी बोट खुद ब खुद चलती रहेगी, आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होगी. द रेसिस्टेंस एक्सपीरियंस बाय स्विमर, रनर, साइक्लिस्ट एंड मोटर रेसिंग ड्राइवर इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज ड्रैग फोर्स. जो भी रेसिस्टेंस स्विमर को स्विमिंग करते हुए, रनर को भागते हुए, साइक्लिस्ट को साइकिल चलाते हुए, मोटर रेसिंग ड्राइवर को ड्राइव करते हुए फील होती है, वो ड्रैग फोर्स कहलाती है. द अमाउंट ऑफ ड्रैग विल डिपेंड ग्रेटली ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वे इन विच फ्लूइड और एयर फ्लोज पास इट. अब ये डिपेंड करता है कि कितना ड्रैग होगा, ये डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर कि उसका शेप क्या है और किस तरह का उसको एयर या फ्लूइड फ्लो मिल रहा है, जिस तरह वो चल रही है. इन द ऑब्जेक्ट अलाउ इट टू फ्लो स्मूथली इट विल क्रिएट लेस फ्रिक्शन. अगर ऑब्जेक्ट स्मूथली अलाउ हो गया तो उसमें कम फ्रिक्शन होती है देन एन ऑब्जेक्ट दैट विल डिस्टर्ब द फ्लो. और जो उन ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो बहने से रोक रहे होते हैं ज्यादा फ्रिक्शन होती है, जो नहीं रोक रहे होते उसमें कम होती है. फॉर एग्जाम्पल अ स्विमर विल एक्सपीरियंस लेस ड्रैग, एक स्विमर जो है उसको कम ड्रैग महसूस होता है बाय लाइन फ्लाइट इन वाटर, सीधा लेट के पानी में. साइक्लिस्ट कैन रिड्यूस ड्रैग बाय बेंडिंग फॉरवर्ड एंड वेयरिंग अ पॉइंट हेलमेट, अपने बेंड फॉरवर्ड पहनने पे और हेलमेट पहनने से उसको कम ड्रैग महसूस होता है. ड्यूरिंग अ फ्री फॉल
A skydriver will be pulled rapidly to the ground due to the gravitational force. जब एक स्काई ड्राइवर छत पे से छलांग लगाता है तो उसको एक फ्री फॉल महसूस होता है छत से ऊपर की तरफ, क्योंकि उसे ग्रेविटेशनल फोर्स खींची हो रही है। ऑन ओपनिंग द पैराशूट एयर रेसिस्टेंस विल इंक्रीज ग्रेटली। जैसे ही वो पैराशूट खोलता है उसमें हवा की रेसिस्टेंस पैदा होती है, हवा उसे नीचे आने से रोक के ऊपर की तरफ ले जाती है। इक्वली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द ड्राइवर विल कंटिन्यू टू फॉल बट एट अ स्लो स्पीड अंटिल रीच द ग्राउंड। उसकी स्पीड क्या होती है? स्लो हो जाती है। जब वो बगैर पैराशूट के आता है वो तेजी से आता है, कोई उसे फ्रिक्शन महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो पैराशूट खोलता है एयर उसके अंदर बढ़ने लगती है और उसे रेसिस्टेंस महसूस होती है, ग्रेविटी तब भी खींच रही होती है, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फ्रिक्शन कैन बी हार्मफुल। फ्रिक्शन नुकसानदेह भी होती है। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा होती है। दिस वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी। इसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी जाहिर हो जाती है। द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन वेयर आउट बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जो मूविंग पार्ट है मशीन के वो जो है एक दूसरे के ऊपर रब करने की वजह से वेयर आउट हो जाते हैं, टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के लिए हम क्या करते हैं? लुब्रिकेंट सच एज ऑयल ग्रीस आर यूज इन मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ऑयल और ग्रीस वगैरह हम यूज करते हैं मशीन्स के अंदर ताकि रगड़ ना लगे और मशीन स्मूथली काम करे। दे फॉर्म अ थिन लेयर बिटवीन द मूविंग सरफेस। ये बहुत गाढ़ा लेयर बना देते हैं सरफेस के दरमियान, प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम रबिंग टुगेदर। वो एक दूसरे को रब करने पे एक दूसरे को रब करने से रोकते हैं, तो क्योंकि ऑयल होता है इसलिए वो रगड़ नहीं खाते हैं। बॉल बियरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन बाय रोलिंग रेदर देन ड्रैगिंग अक्रॉस द सरफेस। बॉल बियरिंग छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, वो हम मूव करने वाले पार्ट्स के दरमियान रख देते हैं, तो क्या होता है वो आपस में रगड़ नहीं खाते, वो बॉलों को मूव करवाते हैं। बॉल मूव करती है, दोनों पार्ट भी मूव करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ लिक्विड और अ गैस एक्सपीरियंस फ्रिक्शन विच कॉज ड्रैग। वो जो ऑब्जेक्ट लिक्विड में या गैस में मूव कर रहा होता है उसे फ्रिक्शन महसूस होती है, जिसकी वजह से ड्रैग पैदा होता है, मतलब रुकावट आती है। स्लोइंग द ऑब्जेक्ट डाउन। जो ऑब्जेक्ट को स्लो कर देता है। टू रिड्यूस दिस ड्रैग शिप, सबमरीन, रेसिंग कार, एयरक्राफ्ट आर all streamlined shape so that the water or air will be flow smoothly over their surface when they are moving at a great speed। देखिए इनकी क्या निकली हुई? बीक। ये देखिए आगे से इस तरह नोकीला सा बनाते हैं। ये फास्ट रेसिंग कार को भी आगे से नोकीला बनाते हैं क्योंकि हवा पहले यहाँ से टकराती है, फिर यहाँ से, तो इनकी एयर रेसिस्टेंस कम हो जाती है। सबमरीन वगैरह भी ऐसी होती है, शुरू में इनको नोकीला बनाया जाता है ताकि तेजी से निकल सके और इनको डायरेक्ट पूरा का पूरा अपनी बॉडी पे फील ना हो जो फोर्स होती है, तो इनकी बाद में बॉडी चौड़ी होने लगती है। शुरू में ये बिल्कुल पतली सी होती है, इसे स्ट्रीम लाइन कहते हैं। डॉल्फिन, शार्क एंड अदर फिश आर वेल स्ट्रीम लाइन एंड ग्लाइड थ्रू द वाटर विद ईच ईज। तो विद ईज ये आसानी से वाटर के अंदर स्विम कर लेती है क्योंकि ऐसी इनकी बीक निकली हुई होती है। तो पहले जब हवा टकराती है तो इनके थोड़े से हिस्से से टकराती है, तो एयर रेसिस्टेंस ये यहाँ फील कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ फील करते हैं, तो एयर जो फ्रिक्शन होती है वो डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से एकदम इनको ये झटका पीछे की जाने नहीं लगता, ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती है। व्हील्स आर ऑफ्टन यूज टू डिक्रीज फ्रिक्शन। व्हील्स भी यूज किया जाता है फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए पहिए। सिंपल मशीन। व्हाट इज सिंपल मशीन? मोस्ट मशीन दैट वी यूज टुडे आर मेड अप ऑफ मेनी मूविंग पार्ट। जो मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सारे मूविंग पार्ट से मिलकर बनती हैं। ईच पार्ट कैन बी क्लासिफाइड एज अ सिंपल मशीन। हर पार्ट को हम सिंपल मशीन में क्लासिफाई कर सकते हैं। मशीन गिव अस मैकेनिकल एडवांटेज। मशीन हमें मैकेनिकल एडवांटेज देती है विच इज एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज गेन बाय यूजिंग सिंपल मशीन। यह एक्स्ट्रा फोर्स है जो सिंपल मशीन की वजह से हमें मिलती है। इन अदर वर्ड, लेस एफर्ट नीड टू बी अप्लाइड टू डू मोर वर्क। हमें कम एफर्ट करना पड़ता है ज्यादा काम करने के लिए। टाइप ऑफ सिंपल मशीन, लिवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, व्हील एंड एक्सिल एंड पुली, ये तमाम जो है सिंपल मशीन के नाम है। आर ऑल सिंपल मशीन। ऑल मशीन आर मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज सिंपल मशीन। अच्छा, ये तमाम टाइप जो है ये आप डिफाइन आपको कर ही जाएंगे आगे कि लिवर क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, वेज क्या होता है, यह चैप्टर में आपके। और वेज तक दिया हुआ है। व्हील क्या होते हैं? पहिए होते हैं। स्क्रू क्या होते हैं? आपको पता है स्क्रू क्या होता है। एक्सिल क्या होते हैं? जिसके ऊपर रख के किसी चीज को घुमाया जाए। लिवर, अ लिवर इज अ सिंपल मशीन इन द फॉर्म ऑफ एन आर्म विच कैन लिफ्ट अ हैवी लोड। लिवर जो होता है वो बाजू की तरह से होता है और वो हैवी लोड जो होता है वो उठा सकता है बाय अप्लाइंग वेरी लिटिल फोर्स, बहुत कम एफर्ट लगा के। द पॉइंट ऑन विच अ लिवर रेस्ट एंड अबाउट विच इज टर्न इज कॉल्ड फल्क्रम। वो पॉइंट जहाँ पे लिवर जो है रेस्ट करता है, जिसकी ऊपर घूम रहा होता है, उसे फल्क्रम कहते हैं। ये देखें, ये आपका सीजर है, यहाँ पे आप एफर्ट लगाते हैं, यहाँ आप लोड रखते हैं, ये फल्क्रम है। ये आपका सीसो है, ये फल्क्रम है, यहाँ लोड रखते हैं, यहाँ एफर्ट रखते हैं, ये मूव करता है। अब ये आपका फल्क्रम है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, बीच में आप लोड रखते हैं, साइड में एफर्ट लगाते हैं, ये डिफरेंट काइंड है इसकी। ये आपका फल्क्रम है जिससे ये ऊपर नीचे होता है।
यहाँ हम एफर्ट लगाते हैं, बीच में लोड रखते हैं, इसको उठा के आप सीधा सीधा ले जाते हैं, दैट आर कॉल्ड लिवर। अभी आपका फलक्रम आपका हाथ है, एफर्ट आप यहाँ लगा रहे हैं और लोड आप यहाँ से पुश कर रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ लिवर। आप डिटेल में पढ़ेंगे। आपको फलक्रम बताई थी जिस पॉइंट पे लिवर मूव करता है। द फलक्रम कैन बी एनीवेयर अलोंग द लेंथ ऑफ द आर्म। फलक्रम किसी भी साइड पे हो सकता है। द पावर दैट इज अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड एफर्ट। जो फोर्स आप लगाते हैं वो एफर्ट होता है, जो वेट आप लिफ्ट करवाते हैं वो लोड होता है। व्हाइल रिमूविंग द लिड ऑफ अ कैन विद अ स्पून, जब आप चम्मच से इसका लिड हटा रहे हैं, द एज ऑफ द कैन एक्ट एट अ फलक्रम, जो इसका ये एज है किनारा, ये फलक्रम की तरह काम करेंगे। प्रेशर यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे पुश करेंगे तो ये नीचे आएगा और यहाँ से ये ऊपर, लेकिन यहाँ टिका हुआ होगा। जहाँ ये टिकेगा वो इसका फलक्रम होगा। टू पुश द हैंडल ऑफ द स्पून डाउन, यहाँ से डाउन करेंगे, मूव द लिड अप। यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हो और यहाँ से लोड ऊपर आएगा, एफर्ट इज अप्लाइड। टाइप्स ऑफ लिवर की कितनी टाइप्स होती हैं? इन द फर्स्ट टाइप ऑफ लिवर द फलक्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। ये फर्स्ट टाइप है जिसमें फलक्रम बीच में एफर्ट और लोड के, ओके, एज इन द सीसॉ एंड द पेयर ऑफ सीजर, ये भी फर्स्ट टाइप है। इन द सेकंड टाइप ऑफ लिवर द फलक्रम इज एट वन एंड एंड द लोड इज बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट। फलक्रम एक साइड पे, लोड जो है फलक्रम और एफर्ट के दरमियान आ रहा है, ये सेकंड टाइप है। एज इन द व्हील बैरो, बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, ये नट क्रैकर है, एंड अ टोंग, चिमटे में भी ऐसे ही होता है। इन थर्ड टाइप ऑफ लिवर द फलक्रम इज एट वन एंड एंड द एफर्ट इज बिटवीन। अब क्या होता है? फलक्रम एंड पे होता है, एफर्ट बिटवीन होता है। ये थर्ड टाइप होता है जिसमें फलक्रम एंड पे होता है, एफर्ट बीच में होता है। सेकंड में लोड बीच में होता है, ठीक है। सेकंड और थर्ड में दोनों में फलक्रम साइड में होता है, लेकिन सेकंड में लोड बीच में होता है, थर्ड में एफर्ट बीच में होता है, फर्स्ट में फलक्रम बीच में होता है। आपने बस यही याद रखना है, ठीक है। फलक्रम वही साइड होती है जिसके ऊपर बॉडी रोटेट करती है, ठीक है। तो कभी बीच में होता है, कभी साइड में होता है, लेकिन ये आप याद रखेंगे, लोड सेकंड में बीच में होता है, एफर्ट थर्ड में। इन दिस थर्ड टाइप ऑफ लिवर द फलक्रम इज एट वन एंड द एफर्ट इज बिटवीन फलक्रम एंड द लोड, और एफर्ट जो है वो फलक्रम और लोड के दरमियान। एज इन द ह्यूमन फोर आर्म, जैसे इंसान के बाजू में होता है, अ हॉकी स्टिक एंड अ फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड में भी ऐसे होता है। इंक्लाइन प्लेन, अ हैवी लोड कैन बी राइज मोर इजिली बाय पुलिंग इट अलोंग द स्लोप सरफेस देन लिफ्टिंग इट। आप किसी बॉडी को उठा के ऊपर रखेंगे, ऐसे स्लोप पे घसीटते हुए ले जाएं तो ये ज्यादा आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल अ स्लोपिंग प्लैंक कैन बी यूज टू पुश अ व्हील बैरो अप अ हाई स्पीड। आप स्लोपिंग प्लैंक के ऊपर व्हील बैरो आराम से चला के ले जा सकते हैं, उठा के ले जाने के मुकाबले। ये इंक्लाइन प्लेन कहलाता है। हम एक तख्ता सा लगा देते हैं और किसी भी सरफेस को घसीट के ऊपर ले जाते हैं, उठा के ले जाने के मुकाबले। उठाएंगे तो पूरी फोर्स फील होगी, धक्का लगाएंगे तो सिंपली आप आसानी से ले जाएंगे। वेज, अब वेज इज एक्चुअली टू इंक्लाइन प्लेन पुट टुगेदर। दो इंक्लाइन प्लेन को हम एक साथ टुगेदर पुट करते हैं। इज अ सिंपल मशीन विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। एज वेल एज इंक्रीज। एन एक्स इज अ वेज विच इज यूज टू कटिंग द मशीन। एक्स भी वेज होता है जिसमें दो इंक्लाइन प्लेन होते हैं, दोनों ज्वाइंट होते हैं और ये किसी भी चीज को काटने के काम आता है। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्स क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग साइड वे फोर्स। आप इसको नीचे की जाने मारते हैं, लेकिन ये साइड वे फोर्स देता है, कट कर देता है किसी भी चीज को, स्प्लिट द वुड। अ शार्प एक्स हैज अ ग्रेटर स्प्लिटिंग फोर्स देन अ ब्लंट वन। एक जो धार वाला एक्स होता है वो ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है बनस्बत इसके जिसमें धार नहीं होती है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसका वर्क जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर देंगे। वर्क एक्सप्लेन कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा और इंशाल्लाह इसका काम भी कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।